यहाँ से आपके एचएम के एग्ज़ाम में या प्रधान शिक्षक के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत सारे लोग एसटीटी का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वहाँ भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं अभी आपको करवाऊँगा, ठीक है। आप इसको बना सकते हैं खुद से भी, ठीक है। आप खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, और अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से जुड़ जाइए। और अभी बहुत ही कम कॉस्ट में आपको कोर्स दिया जा रहा है, क्रैश कोर्स मात्र 499 में आप जुड़ सकते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट में। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अधिगम से रिलेटेड टॉपिक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। क्यों समझना आवश्यक है? शिक्षण सिद्धांत क्यों एक टीचर को जानकारी होनी चाहिए? तो ऑप्शन देखिए, अपने आप आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है प्रभावी शिक्षण के लिए। बिल्कुल, शिक्षण सिद्धांत आप जानेंगे तो आपका जो शिक्षण शैली प्रभावी होगा। पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए भी शिक्षण सिद्धांत को समझना बहुत ही आवश्यक है। यानी ये सभी जो लाइनें हैं वो बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अधिगम जो लर्निंग है का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है? ज्ञान उपदेश, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, व्यक्तिगत सामंजस्य, 1 से अधिक, इनमें से कोई। देखिए सबसे ज़्यादा मेन जो लर्निंग का जो आउटकम्स होता है वो होता है आपका चेंज ऑफ बिहेवियर, ठीक है। यानी आपका जो ज्ञान है, जब आपके पास ज्ञान आता है, जब आप लर्निंग करते हैं तो आपका व्यवहार में भी वो परिवर्तन दिखाई देता है, ठीक है। तो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आपको दिखेगा। सबसे उपयुक्त अर्थ यही होता है अधिगम, ठीक है। केवल ज्ञान उपदेश नहीं देना, बल्कि अधिगम का मेन है कोई भी चीज़ आप सीखते हैं तो आप के वो व्यवहार में भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है परिवर्तन, ठीक है। निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा किसी विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है? क्या है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है? तो शैक्षिक दर्शनशास्त्र, शैक्षिक मनोविज्ञान। तो देखिए मनोविज्ञान और रुचि, जब आप बच्चों की रुचि और बच्चे के बारे में सोच समझ करके कि बच्चा किस वर्ग का है, उसमें किस में इंटरेस्ट लेगा, क्या खेलने में इंटरेस्ट लेगा कि उसको थ्योरेटिकल पढ़ाने में उसको जो है वो इंटरेस्ट लेगा, तो ये सब का अध्ययन हम लोग शैक्षिक मनोविज्ञान जो होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं। इसीलिए करते हैं कि बच्चे के रुचि को, बच्चे की क्या आवश्यकता है, बच्चे की नीड क्या है, बच्चे की रुचि क्या है, उसके अनुसार जब हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, उसके हिसाब से सिलेबस तैयार करते हैं, तो वो कहलाता है शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है। साइकोलॉजिकली जो एजुकेशन दिया जाता है, जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में समझना कि वो किस लेवल के बातों को समझ सकते हैं और किस प्रकार से रुचिपूर्ण वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3 का बी। आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो अपने आप आंसर को निकाल लीजिएगा, ठीक है। और यही काम आपको वहाँ भी एग्जाम में करना है। शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्या चुनौती हो सकता है? पढ़िए ये सारे ऑप्शन को। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है, ठीक है। छात्रों से गृह कार्य करवाना, परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना। तो सबसे ज़्यादा देखिए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना भी थोड़ा बहुत चुनौती के अंतर्गत रख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चुनौती क्या होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंद पूर्वक बनाए रखना, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम करके आउटकम्स ले सके, ठीक है। इंजॉयबल, जो पढ़ने में आनंदित हों बच्चे, आनंद से पढ़ें। तो मेन चुनौती शिक्षक के लिए यही होता है कि बच्चे आनंद लें आपके स्कूल के पढ़ाई में, ठीक है।
तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदपूर्ण बनाना या आनंदप्रद बनाना। ठीक है, आप लोग खुद भी अगर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़े होंगे कभी तो निश्चित रूप से आप बना लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित किया जाता है? मनोवैज्ञानिक पहलू की बात हो रही है, तो कक्षा में मनोवैज्ञानिक पहलू कौन प्रबंधित करेगा, अच्छे से कौन उसका संचालन करेगा? ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से बच्चों को कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, कितना टाइमिंग दिया जाए, तो ये सब का जो तैयारी होता है वो जो है कक्षा के जो शिक्षक होते क्लास टीचर उनके द्वारा ये सब किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कक्षा शिक्षक का काम होता है कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए क्लास को अरेंजमेंट करना। ठीक है, क्लास टीचर का ये टास्क होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। विषय शिक्षक प्रधानाचार्य ये सब तो होगा नहीं। अपने आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा क्या आंसर जा सकता है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगेगा उसमें आपको कलर कर देना है। निम्न में से कौन सा कथन ऐसे शिक्षक के लिए उपयुक्त है जो कक्षा शिक्षण के लिए सदैव उत्साह युक्त रहते हैं? उनकी अपने विषय में निपुणता संदेहजनक है। भाई संदेहजनक होगा तो वो उत्साहपूर्ण नहीं रहेंगे, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। वह शिक्षण को नाटक के रूप में पढ़ते, ये भी नहीं। वो विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहते हैं, ये उत्साह युक्त रहेंगे। जब वो लर्निंग जो उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्वमेंट जब रखेंगे, सम्मिलित करना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से उत्साह युक्त रहते हैं। ठीक है, तो वह विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहते हैं, बच्चे उसमें शामिल हो, बच्चे को उत्साह देते हैं। तो ये इसका आउटकम 6 का क्या हो जाएगा, आपका सी उपयुक्त आंसर हो जाएगा। कक्षा में जनसांख्यिकी विभिन्नता स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? कक्षा में जनसांख्यिकी विभिन्नता यानी जो आपका पॉपुलेशन है उसमें डाइवर्सिटी जो होता है, कक्षा में बच्चे ज़्यादा हैं कम हैं, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? मूल्यांकन के लिए एक समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तेजस्वी छात्रों को अधिक वास्तविक अनुभव प्रदान करना, ये गलत है। तेजस्वी छात्र, और देखिए अब क्या है, शिक्षा जो होता है सबको समान रूप से देखना। ठीक है, शिक्षा चाहे पिछड़ा है पढ़ाई में, चाहे बहुत तेजस्वी बच्चा है पढ़ने में बहुत तेज है, दोनों को साथ लेके चलने की बात होती है। ये ना कि जो तेज है तेजस्वी बच्चा है उस पर विशेष ध्यान देना है, अनुभव प्रदान करना है, और जो कमज़ोर है उसको पीछे कर देना है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे आ सकता है। मूल्यांकन के लिए एक मानक शैक्षणिक मानक होना चाहिए, एक समान। ठीक है, जब समान रूप से शैक्षणिक मानक होगा, माहौल होगा, तो वहाँ पे जो है आपका जनसांख्यिकी विभिन्नता स्थिति दिखाई देगी। तो 7 का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए? क्वेश्चन को देखिए, सहज ज्ञान युक्त सोच, ज्ञान युक्त सोच यह अन्वेषण प्रक्रिया का एक अंश है। इसको केवल पारंपरिक शिक्षा द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। अब देखिए 8 का जो है आप ऑप्शन खोजिए। देखिए जब ज्ञान युक्त जो सोच होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या है, वो अन्वेषण जो है खोज की प्रक्रिया का अंश होता है, ज्ञानपूर्ण सोच। ये तो आपका सही है, यह अन्वेषण प्रक्रिया का अंश होता है ज्ञान युक्त सोच। ज्ञान युक्त सोच ही अन्वेषण करता है, तो ये तो आपका सही है। इसको केवल पारंपरिक शिक्षण द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, बिल्कुल गलत। यह एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है तो संज्ञानात्मक ही प्रक्रिया, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा। ठीक है, अन्वेषण मतलब होता है कोई भी चीज़ खोज करना, अन्वेषण करना, प्रक्रिया का ही जो आपका ज्ञान युक्त सोच होता है वो अन्वेषण प्रक्रिया का ही अंश होता है। ठीक है, जब आप ज्ञान युक्त बातें सोचेंगे तभी आप अन्वेषण कर पाएंगे।
तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए 4 ऑप्शन में एक सबसे ज़्यादा आपको लगेगा सही है, उस पर आपको कलर करना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ों को। आपको बहुत सारे ऑप्शन लगेंगे, ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लगेगा उसी में आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे मतलब कलर करेंगे, याद रखेंगे इस बात को। निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिक जो मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है। कम से कम महत्व जो व्यक्ति विशेष में मतभेद होता है वो कहाँ पे सबसे कम जो है लर्निंग प्रक्रिया में सबसे कम वहाँ महत्व दिया जाता है। तो आदर्शवाद जो होगा उसमें व्यक्तिक मतभेद की स्थिति, आइडियलिज्म है उसमें नहीं होता है, जो व्यक्तिगत मतभेद है वो यहाँ आदर्शवाद में नहीं दिखता है, सभी के बातों को स्वीकार करना, ठीक है। तो यहाँ पे आदर्शवाद में कम से कम महत्व दिया जाता है। हम पराया यह कहते हैं कि कोई 2 छात्र एक जैसे नहीं हो सकते, निम्नलिखित में से किस आधार पे वो एक दूसरे से भिन्न हो सकते। तो देखिए छात्र सभी एक जैसे हो ही नहीं सकते, क्योंकि सबका सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक रहन सहन, खान पान, पालन पोषण अलग अलग होता है, ये तो बिल्कुल सही है। योग्यताएं भी अलग अलग होगी, मनोदृष्टि भी सबका अलग अलग होता है। जो बच्चा जिस माहौल में रहता है उसकी मनोदृष्टि उसी प्रकार की रहती है। हम किसी संसार के बारे में, किसी दुनिया के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ये दोनों अलग अलग फीलिंग है, ठीक है। ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं किस सोच से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप किस सोच से पढ़ रहे हैं, दोनों के सोच में भिन्नताएं होंगी, क्योंकि मनोदृष्टि आपके समाज से प्रभावित होता है, आपके कल्चर से प्रभावित होता है। आप जिस माहौल में रहते हैं, जैसा समाज में रहते हैं, जिस दुनिया में, जिस देश में रहते हैं, उसके हिसाब से आपका क्या हो जाता है, मनोदृष्टि हो जाती है उस तथ्य को लेकर, ठीक है। तो ये सब प्रभावित करते हैं। तो 2 छात्र एक जैसे नहीं हो सकते, उसके लिए ये सभी कारक जिम्मेदार हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम 1000-2000 क्वेश्चन करवाएं या आप करें तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं 10 क्वेश्चन करवा के भी आपको मैं सही एग्जाम में करवा सकता हूँ, बशर्ते आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी ऐसा कारक जिससे अनुक्रिया की संभावना की वृद्धि होती है को सुदृढ़ीकरण कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किनको सुदृढ़ीकरण का कारक कहा जा सकता है। सुदृढ़ करना, किसी को भी आप सुदृढ़ कैसे कर सकते हैं, यानी कुछ कमियां हैं उसको सही करके उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहला है आपका प्रशंसा, उसके बाद है आपका सांकेतिक पुरस्कार, किसी कार्य में सफल होना। देखिए आप सुदृढ़ीकरण के लिए ये सभी को अपना सकते हैं, और बच्चे या कोई भी व्यक्ति की अगर आप प्रशंसा करते हैं, अगर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं बार बार बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, लोगों के बीच में शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगे नहीं लगे, ठीक है। अगर आप मुझे लाइक करते हैं तो मेरे अंदर ज़रूर प्रोत्साहन होगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो और बेहतर देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो मुद्रा के रूप में हो सकता है, पुरस्कार के रूप में हो सकता है, या फिर किसी कार्य की सफल और असफल के रूप में हो सकता है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सफल हो जाएंगे, परीक्षा पास कर जाएंगे तो मैं सफल हो जाऊँगा, तब भी मुझे अंदर से प्रोत्साहन होगा। चलिए हमने TRE 1 में पढ़ा है तो 500 बच्चे हमारे पास किए, TRE 2 में पढ़ा है तो 300 बच्चे पास किए, TRE 3 में हमारे 500 बच्चे पास किए, ठीक है। तो उससे भी हमारे अंदर क्या होगा कि जो काम करने की, अनुक्रिया करने की जो संभावना है उसकी वृद्धि होती है, ठीक है। आप लोग भी अगर आपके पास कोई काम करने से आपकी प्रशंसा होगी या फिर आपको कुछ उसके लिए दिया जाएगा तो आप निश्चित रूप से उस कार्य को करने के लिए जो है प्रेरित होते हैं, ठीक है। तो एक से अधिक इसका सही जवाब हो गया। जब गणित का एक छात्र अपना कार्य संपूर्ण करता है तो उसको कंप्यूटर गेम्स खेलने की अनुमति मिल जाती है। इस स्थिति में कौन सा सिद्धांत नियम जो है लागू होता है, ये आपको याद रखिएगा। उसको बोलते हैं प्रेमांक का सिद्धांत, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, प्रेमांक सिद्धांत,
कि ये काम कर दोगे बेटा, फर्स्ट डिवीज़न ला दोगे तो हम तुमको एक जो है साइकिल खरीद देंगे, या तुम ये मैथ का टास्क कर लोगे तो हम तुमको आज गेम खेलने दे देंगे। तो ये जो सिद्धांत कहलाता है वो प्रेमांक का सिद्धांत कहलाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से मोर्फोग्राफ शब्द, ये पूछ सकता है ये क्या है मोर्फोग्राफ। तो ये है आपका सुधारात्मक जो वर्तनी है, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह आप अगर करेक्ट करते हो, उसको सही करवाते हैं, तो यही कहलाता है मोर्फोग्राफ शब्द। तो ये संबंधित है आपका सुधारात्मक वर्तनी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चन हमने अच्छे लिए हैं, तो कोई क्वेश्चन पे तो शक नहीं कीजिएगा, नहीं पूछे जा सकते हैं, निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। अच्छे से बस सुन लीजिए और कॉन्सेप्ट विकसित कीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, ये सब में आप जितना अपने दिमाग को यूज कीजिएगा, एक एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट सोच सोच के आप जब जवाब निकालेंगे तो खुद आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और कितना भी रट के जाइएगा वहाँ आपका दिमाग काम करने वाला नहीं है, चूँकि रटे रटाए क्वेश्चन यहाँ पे आते नहीं हैं, जान लीजिए। और रट के भी जाइएगा तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए समझ के जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण रचनावादी दृष्टिकोण और अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप? अधिगम मतलब कोई भी चीज़ सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। संज्ञानात्मक मतलब उसमें संज्ञान में वृद्धि, यानी जब आप सीखते हैं तो आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये आउटकम्स के बारे में बता रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विवरण रचनावादी दृष्टिकोण, ठीक है, एवं अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप है? शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी होते हैं। विद्यार्थी व्याख्या चाहते हैं, बिल्कुल। सूचना एकत्रित करने के लिए विभिन्न सूत्रों का उपयोग नहीं। जब विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी लेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेट्स होगा, तो वहां पर क्या होगा कि आपका रचनावादी दृष्टिकोण विकसित होती है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के सिद्धांत के अनुरूप क्या है कि अधिगम प्रक्रिया में जब सक्रिय भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से वो संज्ञानात्मक सिद्धांत और रचनावादी सिद्धांत को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है, इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है? श्रवण मतलब सुनना। आप कोई चीज़ सुनते हैं, जैसे रेडियो पे सुनते हैं, आप मोबाइल पे सुनते हैं, आप टेलीफोन पे पहले सुनते थे, ठीक है। तो उस संचार को महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है, उसमें क्या आप सुधार कर सकते हैं? श्रवण से, सुनने को लेकर, श्रवण को मौद्रिक पुरस्कार से संबंधित, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिक्षण सामग्री को रुचिकर और आवश्यकता संबंधित, ये भी सही नहीं। स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाकर, ये बिल्कुल है, क्योंकि श्रवण, आप जब स्वर को, जब आप कोई भाषण देने वाला या कोई टीचर या कोई अध्यापक जब आपको पढ़ाता है, अगर क्लियर पढ़ाएगा, आराम से पढ़ाएगा, हर एक चीज़ तत्व को समझा के पढ़ाएगा, मीठा स्वर में पढ़ाएगा, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। बशर्ते हल्ला कर रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे फाइट करने जा रहे हैं हम लोग, जैसे लग रहा है उधर से बमबारी होगा और हम लोग जो है इधर से तोप चलाने वाले हैं, तो ये स्वर में टीचिंग नहीं होनी चाहिए। टीचिंग जब भी होनी चाहिए तो एक मधुरता के साथ होनी चाहिए, एक प्रभावशाली मनोविज्ञान के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो टीचर का ये सब भी गुण, जब आप लोग स्कूल में जाएंगे तो ये सब भी बातों पे आप अगर अच्छे से, अगर आप बच्चों के साथ अच्छा स्वर से, अच्छे व्यवहार से जब पढ़ाएंगे तो बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावी हों, ठीक है। तो स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाने से जो श्रवण संचार है, जो लिसनिंग, ठीक है, कोई भी आदमी अच्छा सुनना चाहता है, कोई नहीं है कि आपका जो है गाली गलौज या हल्ला गुल्ला टाइप का सुनना चाहता है, ठीक है। हल्ला गुल्ला भी है तो उसके लिए एक अलग जगह, युद्ध का मैदान है, वहाँ हल्ला गुल्ला हो। पढ़ाई का, स्कूल का जगह है तो वहाँ पे जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि मधुर ध्वनि में
ठीक है। हाँ, उसमें वॉइस आप ऊपर नीचे कम, एकदम लाउड, और कहते हैं ना कि एकदम बिल्कुल साउंड ही नहीं आया, वैसा नहीं है। इतना ज़रूर बोलना है लाउड कि सभी बच्चे तक आपके वॉइस पहुँचे, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है? व्याख्यान के अर्थ को, ठीक है। सूचना का श्रवण, मूल्यांकन श्रवण, गूढ़तापूर्वक श्रवण। तो देखिए, एक व्याख्यान के अर्थ को बताने वाला इसमें से कौन सा तथ्य है? तो जब आप सुनते हैं और उसके साथ साथ आप उसका मूल्यांकन भी करते हैं कि ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप पहले से भी उसके बारे में जानते हैं, तो उसको भी आप क्या करते हैं, अपने चिंतन मनन से वैल्यूट करते हैं। जैसे मैं बोल दिया अभी, कुछ भी अगर किसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो आप, अगर मैं, मेरे विचारधारा से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है, तो चूँकि इसलिए संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि आप मूल्यांकन भी कर रहे हैं हमारी बातों को कि सर सही बोल रहे हैं। मैं बोल देता हूँ 2 जोड़ 2 5 होता है, आप तुरंत क्या होते हैं, आपका दिमाग, माइंड कहने लगता है कि यहाँ गलत, टीचर जो है गलत बता रहा है, ठीक है। तो कोई भी व्याख्यान है, उसका अर्थ तभी बच्चों को समझ में आता है जब वह मूल्यांकन करते हुए उसको सुनता है। ये नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं, मेरा दिमाग कहीं और है, किसी और दुनिया में खोए हुए हैं, तो फिर वहाँ पे मूल्यांकन श्रवण नहीं होता है। तो एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है, एक मूल्यांकन श्रवण होना चाहिए, एवेल्यूएटिव लिसनिंग। जो आप सुनते हैं उसमें भी इवैल्यूएशन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, आप सही से उस तथ्य को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगर लिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन श्रवण से संबंधित है? किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना, ठीक है। अभी तुरंत हमने बताया कि कोई भी चीज़ आप स्वीकार करते हैं या अस्वीकार। जैसे मैं बोल दिया कि हमारे देश के लिए जो है बीजेपी पार्टी अच्छी नहीं है, कोई बोल दिया हमारे देश के लिए जो कांग्रेस अच्छी नहीं है, बीजेपी सही है, ठीक है। तो आपके अंदर आपके जो विचारधाराएं हैं, आपके आसपास के लोगों से आपने सुना है या जो ज्ञान अर्जित किया है फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ भी सुन सुन के, तो वो आपके दिमाग में चल रहा होता है कि कौन बेहतर होगा, देश के लिए कौन अच्छा है, कौन सी पार्टी बेहतर होगी। तो स्वीकार और अस्वीकार करना, ठीक है, वो लिसनिंग श्रवण से ही संबंधित होता है। यहाँ वक्ता का व्यक्तित्व या प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप अगर उस बातों को समझ रहे हैं, अगर वो सही बोल रहा है तो आप ज़रूर उसको स्वीकार कीजिएगा। अगर वो खूब प्रतिष्ठित व्यक्ति है, चाहे देश के राष्ट्रपति क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, या बहुत बड़े नेता क्यों ना हो, अगर वो झूठ बोल रहे, गलत बोल रहे, तो आप निश्चित रूप से उनको अस्वीकार कीजिए, ठीक है। तो मूल्यांकन श्रवण में ये होता है कि आप मूल्यांकन करते हैं, तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं इवैल्यूएटिव लिसनिंग में क्या होता है कि आप स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। या तो आप स्वीकार कीजिएगा जो अगला आदमी बोल रहा है वो सही बोल रहा है, या तो आप जो है उसको नकार दीजिएगा, अस्वीकार कर दीजिए। यही कीजिएगा जब अच्छे से आप सुनते हैं। फ्रांसीसी गैलन के अनुसार आनुवांशिकता का सारा श्रेय तत्काल माता पिता को नहीं बल्कि दूर के पूर्वजों को भी जाता है। देखिए, आपके बच्चों में जो वो जो गुण आता है ना, केवल आप ही का नहीं होता है बल्कि आपके पूर्वजों का भी गुण होता है, ठीक है। अगर परिवार के लोग, आप देखेंगे कि कई बार दादा का जो है उसके पोता में लक्षण दिखेगा, कलर दिखेगा, उसका जो है आनुवांशिकता के बहुत सारे चीज़ दिखते हैं। तो केवल माता पिता का केवल 50% ही आपका जो है उसका गुण दिखेगा उस बच्चे में, 50% उसके पहले के पूर्वज का भी दिखेगा। हाइट, कद, कलर, सोचने की क्षमता, बोलने का शैली, स्पष्ट बोलता है या नहीं बोल पाता स्पष्ट, तो ये सब जो है उसके पूर्वज जो पहले से हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रांसीसी गैलन के अनुसार ये कथन है। तो 50% श्रेय आनुवांशिकता का केवल माता पिता का जाता है, बाकी 50% श्रेय जो है उसके पहले से दादा दादी
नाना नानी जो भी, या परदादा दादी पे भी जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से उपाय संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करते हैं? अपनत्व और समानता की भावना, बिल्कुल आप जब भी किसी को कुछ सुना रहे हैं, कुछ संचार कर रहे हैं, तो आपके प्रति आपका विचार समानता का जरूर होना चाहिए और अपनत्व, अपनापन जरूर आपको दिखना चाहिए। चयन के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता, अनौपचारिक वातावरण, अनौपचारिक वातावरण नहीं होना चाहिए, औपचारिक वातावरण होना चाहिए, ठीक है। तो चयन के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता, अनौपचारिक वातावरण, क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन से उपाय संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करते हैं? अपनत्व और समानता की भावना सही है। चयन के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता, ये भी सही है। अनौपचारिक वातावरण, ये आपका अनौपचारिक वातावरण भी हो सकता है, संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य कर सकते हैं। देखिए औपचारिक होता है व्यवस्थित, फॉर्मल इन्वायरमेंट, ऐसे ये दोनों सही है, तो इसका आंसर आपका 1 से अधिक ही जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? अधिगम का परिणाम क्या होगा? तो देखिए अधिगम से लर्निंग से कौशलता आती है, परिपक्वता, ये कोई जरूरी नहीं है कि अधिगम करेगा वही परिपक्व होगा, ठीक है, कई मायने में परिपक्वता आ सकती है, मैच्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा स्किल। जो मेन आउटकम्स होता है लर्निंग का वो आपका स्किल में दिखेगा, परिवर्तन में दिखेगा, तो यहाँ पे स्किल ही होगा, परिपक्वता या बुद्धिमत्ता नहीं होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कॉल एन आउटकम्स ऑफ लर्निंग, जो कि अधिगम का परिणाम है, तो ये कौशल हो सकता है, ठीक है, अधिगम का परिणाम। बुद्धिमत्ता और परिपक्वता नहीं। बुद्धिमत्ता जो नहीं भी पढ़ते वो भी बुद्धिमान होते। अकबर मूर्ख था फिर भी बुद्धिमान था। अकबर कभी पढ़ा लिखा नहीं, कभी लर्निंग नहीं किया, फिर भी वो परिपक्व था अपने निर्णय लेने में। तो इसका आंसर क्या होगा, कौशल, स्किल, ठीक है, एग्जैक्ट। निम्नलिखित में से कौन से शब्द मानसिक विकास को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करते हैं? मानसिक विकास, देखिए एक समय सीमा होता है जब तक आपका मानसिक विकास होता है, उसके बाद समानांतर विकास चलता है। जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद देखिएगा बच्चा सीखता बहुत तेज़ी से। आप अपने छोटे बच्चे को भी देखेंगे कि कितना तेज़ी से वो चीज़ सीख रहा है, लेकिन एक समय के बाद जैसे हम लोग आप लोग अब सीखने की जो प्रक्रिया है ना वो बहुत धीमी हो गई है। कोई भी चीज़ सीखना नहीं चाहेंगे, नए चीज़ को समझने में आपको टाइम लगेगा, जबकि बच्चे तुरंत समझ जाएंगे, टेक्नोलॉजी हो या कोई भी चीज़। तो वही है, मानसिक विकास का सबसे उपयुक्त वर्णन यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। मानसिक विकास का स्वरूप शारीरिक विकास के समानांतर चलता है, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो तब तो बहुत जो वृद्ध हो जाए, उम्र दराज हो जाए तो बहुत जो है उनका मानसिक स्तर ऊपर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। केवल उम्र बढ़ने से आपके अंदर जो बौद्धिकता नहीं आ सकती। यह एक अनिश्चित पैटर्न है, ये भी नहीं है, एक निश्चित ही चलता है लगभग। यह एक अनियमित पैटर्न नहीं है, ये भी गलत है। मध्य किशोर तक वृद्धि और तत्पश्चात सत्य, ये सही है। आप किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था तक जाते हैं तो आपका जो मानसिक विकास है वो तेज़ी से बढ़ता है। आपकी सोचने की समझदारी जो है, मूर्त अमूर्त सब आप समझने लगते हैं। लेकिन एक समय के बाद जो है उसके बाद उसमें स्थिरता आ जाती है और समतल हो जाता है। 25-20 साल के बाद, 25 साल के बाद आप कुछ नया चीज़ नहीं सोच पाते, कुछ नया नहीं कर पाते। इसलिए जो भी आप देखिएगा, अच्छे खिलाड़ी हों चाहे अच्छे कोई भी चीज़ साइंटिस्ट हों, सब आपको कम उम्र दराज के नज़र आएंगे, नए चीज़ की वो खोज कर लेते हैं, ठीक है। तो चूँकि उस समय दिमाग का जो विकास होता है वो तेज़ी से होता है, तो मध्य किशोर तक वृद्धि, उसके बाद क्या हो जाता है, समतल हो जाता है। ये मानसिक विकास के लिए उपयुक्त वर्णन है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण के संदर्भ में सही? श्रवण मतलब हियरिंग, सुनना, एक शारीरिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक श्रवण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये तो सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। आप जब सुनते हैं हियरिंग, हल्ला हो रहा है सुन रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? हियरिंग। और जब आप उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, तथ्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसको हम लिसनिंग बोलते हैं, ठीक है। और यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जान लीजिए। आपका जो अटेंशन है वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो श्रवण एक शारीरिक प्रक्रिया जरूर है। ध्वनि हो रहा है, गाना बज रहा है, हम पढ़ रहे हैं, नहीं भी सुनना चाहते फिर भी सुन लेते हैं। बगल में अभी कोई डीजे बजाएगा तो निश्चित रूप से हमारा दिमाग जो है, हमारा शरीर जो है उसको सुनेगा, हमारा कान उसको सुनेगा, ठीक है। तो वह एक शारीरिक प्रक्रिया है, चूँकि कान है साउंड जाएगा ही आपके अंदर, जो है आपको सिग्नल मिलेगा ही कि कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा है। लेकिन जब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपके लिए उपयुक्त वो है कि नहीं है, तब जब आप ध्यान से सुनते हैं तब वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। दूसरा श्रवण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और ध्यानपूर्वक श्रवण एक साथ, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 25 ही क्वेश्चन में करवाऊंगा, लेकिन एक समझ विकसित करूंगा आपके अंदर, जो कि आप एग्जाम में सही से सोच पाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? मानवीय रिश्तों को श्रवण प्रक्रिया के द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता। क्या श्रवण के द्वारा मानवीय रिश्ता को प्रभावित नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? उस शिक्षण संस्थान के साथ संबंध स्थापित करने में अपना आधा समय निकाल, बिल्कुल सही। जितना भी एजुकेशन, हायर एजुकेशन में क्या होता है कि छात्र संवाद स्थापित करने में ही आधा समय निकाल देते, ठीक है। सुनते सुनते ही जो है उनका छात्र और टीचर के बीच में जो संवाद होता है उसी में आधा समय निकल जाता है। तो उस शिक्षण संस्थान में छात्र संवाद जो होता स्थापित करने में आधा समय बिल्कुल निकल जाता है। श्रवण हमारे संचार केवल मात्र एक छोटा सा अंश है। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर जो हो जाएगा वो 23 का बी हो जाएगा। एक व्यक्ति सुनता है, दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास भी करता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे व्यक्ति को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो जब वह व्यक्ति दूसरे के बात को सुनता है और समझने का प्रयास करता है, उनके विचार को समझता है, आलोचनात्मक तो होगा नहीं, एक्टिव और समानुभूति श्रवण, इसी दो में से होगा। ये तो कन्फर्म आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम लोग समानुभूति श्रवण कहते हैं, जब कोई आपको समझने का, आपके जो विचार हैं उसका प्रयास करता है, आपको ध्यानपूर्वक सुनता है, उसको समानुभूति श्रवण कहा जाता है, ठीक है। एम्पैथेटिक लिसनिंग, जो आपके विचार को समझता भी है और समझने का प्रयास भी करता है, आपके विचार को समझने का जो प्रयास करता है वो आपका समानुभूति श्रवण कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से लिंग को इन कथनों से संबंधित करने की संभावना अधिक रहती है? पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष दोनों। निम्नलिखित में से कौन से लिंग को इन कथनों से संबंधित करने की संभावना अधिक रहती है? इन कथनों से कौन से लिंग को इन कथनों से संबंधित, ये कुछ मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में, कोई कथन होगा वो मिस्टेक है यहाँ, इसको हटाइए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द गहन सोच को दर्शाता है? ध्यान मुख्य बिंदु के बजाय पूर्ण रूप से विवरण पर केंद्रित करना, संचार के संदर्भ में उपेक्षा करना, ये तो बिल्कुल गलत है। जब संदेश प्रस्तुत किया जाए तब मूल्यांकन करना, ठीक है। हाँ, जब आप गहन अध्ययन करते हैं तो क्या करते हैं, साथ साथ मूल्यांकन भी करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है।
तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है तब मूल्यांकन करना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने आपको 25 क्वेश्चन करवाएं। तो देखिए ये सब टॉपिक आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, इसमें आप समझ विकसित कर लीजिए। हम आपको पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, उसको अच्छे से आप लोग खुद से पहले बना लीजिएगा, फिर आंसर की में जाके मिला लीजिएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपके अंदर एक समझ विकसित हो जाएगी और आप वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन को इजीली बना लीजिए। ठीक है, क्या और क्वेश्चन करने का इरादा है? क्या 50 क्वेश्चन पूरा कर दूं या रहने दूं? आप लोग बताएं, 50 क्वेश्चन पूरा कर दूं या रहने दूं? क्या 50 क्वेश्चन पूरा कर दूं या रहने दूं? आप लोग बताइए। चलिए रहने देता हूं। कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं पीडीएफ आपको भेज देता हूं ग्रुप में, आप लोग उसको बनाइएगा, फिर किसी टाइम पे 25 क्वेश्चन फिर अगला मैं करूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले समय में हमारा चैनल आपको बहुत मदद पहुंचाएगा, और कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।